ममता बोली, मैं हारी नहीं हूं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और न ही मैं कोई राजभवन जाऊंगी और न कोई मुझसे जबरदस्ती इस्तीफा ले सकता है। तो ममता बनर्जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी की जीत पे एक बड़ा रोड़ा बन गई है। जी हाँ, ये रोड़ा बन गई है क्योंकि ममता बनर्जी जब तक इस्तीफा नहीं देंगी तब तक सीएम शपथ जो है वो कहीं ना कहीं अटका रहेगा और बड़ा रोड़ा बनकर ममता बनर्जी सामने खड़ी हो गई है बीजेपी की। हालांकि ममता बनर्जी सत्ता से तो चली ही गई हैं, लेकिन कार्यकाल अभी कुछ दिन का बचा हुआ है। लेकिन ममता अड़ी हुई है कि उनको हराया गया है, वो हारी नहीं है और 100 से ज्यादा सीटों पे ममता बनर्जी को हराया गया है। एसआईआर को लेकर हराया गया, ईवीएम को लेकर हराया गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने क्या कुछ मुख्य मुद्दे उठाए वो आपको बताएंगे। ममता बनर्जी ने ईवीएम को लेकर चर्चा की कि ईवीएम जो है 80 से 90% चार्ज कैसे रहा। देखिए, हरियाणा में आपने क्या देखा, जो ईवीएम 90-99% चार्ज रहा वहां बीजेपी का भरा हुआ जो है पूरा वोट दिखा। जहां 60-40% ईवीएम रहा वहां पे कांग्रेस रही। ये तो आपने हरियाणा में देखा। लेकिन बंगाल में ममता का आरोप है कि जिस ईवीएम में ज्यादा बैटरी चार्ज है उसमें बीजेपी की ज्यादा जो है वो वोट निकल के सामने आ रही है। फॉर एग्जांपल, ये मशीन है, इसको हम सारा दिन इस्तेमाल करते हैं और शाम में आपको देते हैं और फिर भी वो 90% 80% रहा तो आपको भी तो शक होगा कि कहीं से तो पावर मिला इसमें, तभी तो ये चार्ज है या फिर मोबाइल बदल दिया गया। तो ये आरोप जो है ममता बनर्जी लगा रही है। दूसरी तरफ ममता कह रही है कि अखिलेश ने फोन किया, सोनिया ने फोन किया, हमें जो है वो राहुल गांधी ने फोन किया, सोनिया गांधी, सबने इनको फोन किया और अखिलेश ने ये कहा कि हम अभी आ रहे हैं। तो ममता ने कहा अभी मत आइए, कल आइए। तो कुल मिलाकर इंडिया ब्लॉक की आपात बैठक भी ममता बनर्जी जो है कलकत्ता के अंदर करने वाली है और कहीं से भी हार मानने को तैयार नहीं है। उल्टा जो है रोड़ा बनकर बीजेपी के लिए खड़ी हो गई है। हेडलाइंस देखिए, मुझसे जबरदस्ती कोई इस्तीफा नहीं ले सकता ममता बनर्जी। दूसरा देखिए, मैं इंडिया गठबंधन के साथ रहूंगी। तो ये कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन टूट रहा था, अलग हो रहा था इंडिया गठबंधन। देखिए, इंडिया में आप अक्सर देखते होंगे जीतन राम मांझी बयान जरूर देते हैं, चिराग पासवान बयान जरूर देते हैं, लेकिन कभी किसी स्टेट में जाकर एनडीए से अलग होकर चुनाव नहीं लड़ते। ये कमी इंडिया गठबंधन के अंदर है कि केंद्र में तो ये एक साथ रहते हैं लेकिन राज्य के चुनाव में एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन आज एक झटका मिला है। राहुल गांधी के एक ट्वीट ने भी एक बड़ा संकेत दिया कि राहुल गांधी भी सैक्रिफाइस करने को तैयार है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके कहते हैं कि वो लोग बीजेपी कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जो टीएमसी का मजाक बना रहे हैं, टीएमसी के हार पे खुश हो रहे हैं, वो खुश ना हो। कांग्रेस ने, हालांकि कांग्रेस वहां पे जीरो पे सिमट गई, कांग्रेस वहां कुछ नहीं बेहतर कर सकी कांग्रेस का, जबकि वहां सरकार रह चुका था। लेकिन कांग्रेस टीएमसी की हार पे जश्न नहीं मना रहा है और अपने कार्यकर्ता को भी कह रहा है कि जश्न नहीं बनाइए, ये वोट चोरी है। राहुल गांधी ने ट्वीट भी करने का काम किया। उस बीच आपको ये भी बताते हैं एक और जो मामला पेचीदा है, वो आते हैं इसमें कि ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या क्या बिंदु उठाया। वो पेचीदा मामला ये है कि जस्टिस बागची ने एक बयान में कहा था जब याचिका लगी थी सुप्रीम कोर्ट में कि अगर मार्जिन उतना होगा जितना एसआईआर से वोट काटा गया होगा तो हम इस चुनावी नतीजे पे फिर से चिंता करेंगे, सोचेंगे, फिर से चुनाव करा सकते हैं। बागची ने कहा था। देखिए हेडलाइंस, अगर 10% लोग वोट नहीं करते और जीत का अंतर सुप्रीम कोर्ट ने बताया वह कब चुनावी नतीजे में दखल देगा। तो जहां बीजेपी 10,000 से ज्यादा से जीती वहां तो ठीक है, लेकिन जहां जिस विधानसभा में 10,000 कम वोट से जीती है वहां पे सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है क्योंकि ट्रिब्यूनल में 24 लाख मामले पेंडिंग है और बीजेपी 500, 1000, 2000, 5000 वोट से कई जगह पे जीती है। तो ये मामला एक अलग है। बागची क्या कहते थे, बागची का बयान देखिए, यदि पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत का अंदर बाहर किए गए मतदाताओं की संख्या से अधिक है तो चुनाव परिणाम प्रभावित नहीं माना जाएगा। मान लीजिए जीत का अंतर 2% है और 15% मतदान वोट नहीं डाल सके तो यह चिंता का विषय है। क्या कहा था कोर्ट ने जब कोर्ट गए थे ट्रिब्यूनल के मामले में कि जो लोग का मामला ट्रिब्यूनल में है, देखिए ट्रिब्यूनल में कौन लोग हैं, जो सही लोग हैं, जिनके पास सारा सर्टिफिकेट है, लेकिन इन्हें क्या कहा गया कि ठीक है अगले चुनाव में आप वोट गिरा दीजिएगा। तो ये कितना बड़ा जनादेश का अपमान है कि इस बार हम वोट नहीं गिरा सकते, लेकिन उस एसआईआर के तहत किसी की सरकार गिर सकती है, किसी की आ भी सकती है। यह मामला है एक। दूसरा, ममता पे हम फोकस रहते हैं। ममता क्या कह रही है जरा वो देखना जरूरी है। हेडलाइंस देखिए क्या है, हम चुनाव नहीं हारे, 100 सीटें बीजेपी ने लूटी, चुनाव आयोग विलेन, ममता बनर्जी बोली। दूसरा हेडलाइन, हम चुनाव नहीं हारे,
लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी, चुनाव में हार के बाद ममता का ऐलान। दूसरा, मेरे इस्तीफा का सवाल ही नहीं, हम चुनाव हारे ही नहीं, हराया गया है। तो ये लगातार हेडलाइन चल रहा है। ममता बनर्जी से मिलने अखिलेश कल जाएंगे कोलकाता, चुनाव प्रचार से दूर थे। और तीसरा हेडलाइन, ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा तो कैसे बनेगा बीजेपी का मुख्यमंत्री। तो ये तमाम हेडलाइन चल रहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। जिस राहुल गांधी की ट्वीट की बात कर रहे थे वो ट्वीट स्क्रीन पे दिखाइए, क्या ट्वीट करते हैं। सम इन द कांग्रेस एंड द अदर्स आर ग्लोटिंग अबाउट टीएमसी लॉसेस। तो कांग्रेस के अंदर और बाहर के लोग जो है, मतलब दूसरे पार्टी के लोग खुश हो रहे हैं, टीएमसी के लॉस से खुश होने की जरूरत नहीं है। ये बात जो है राहुल गांधी कह रहे हैं, अपने कार्यकर्ता को समझा रहे हैं और टीएमसी के साथ खड़े यहाँ पर सहानुभूति जो है वो दिखा रहे हैं। तो ये बातें निकल के सामने आई। ईवीएम को लेकर ममता पहले भी कही थी, ईवीएम को लेकर जो है अखिलेश पहले भी कह चुके हैं कि 90 के 90 सीट जीत जाए फिर भी ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं होगा। अब आते हैं सीधे, आपको बताते हैं कि 5 जो बातें महत्वपूर्ण ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो क्या कहा। पहला, चुनाव से 2 दिन पहले हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, जगह जगह छापे मारे गए, आईपीएस आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इसमें सीधे तौर पर शामिल है। तो ये पहला आरोप लगा। देखिए ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो फुटेज स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने बंगाली में बोला, इंग्लिश में बोला, तो मैं हिंदी में आपको बता रहा हूं पॉइंट टू पॉइंट। दूसरा देखिए, दूसरा उन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं नहीं हारी हूं, मैं राजभवन नहीं जाऊंगी, इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं बनता। वे आधिकारिक तौर पर हमें हरा सकते हैं लेकिन नैतिक रूप से हमने ही चुनाव जीता है। तीसरा उन्होंने बात कही महत्वपूर्ण, वो ये है कि मैंने राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी सहित कई सरकारें देखी लेकिन ऐसी अत्याचार कभी नहीं देखा। अत्याचार की कोई सीमा नहीं रही, यहाँ लोगों का प्रताड़ित किया गया है। पहले राउंड, अगला पॉइंट वो कहती है, पहले राउंड की काउंटिंग के बाद ही वे कहने लगे कि भाजपा 195 से 200 सीटें जीत रही है। अपने अंतिम नतीजे का इंतजार नहीं किया। बीजेपी वाले ने पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसकर लोगों और काउंटिंग एजेंट्स को पीटना शुरू कर दिया। हम चुनाव आयोग के खिलाफ कदम उठाएंगे, क्या करेंगे यह भी नहीं बताएंगे। दूसरी बात, हमने फैसला किया है कि 5 सांसद समेत 10 लोगों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। तो टीएमसी जो है कहीं से पीछे नहीं हट रही है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की बात कर रही है। तेवर भी कहीं से टीएमसी के कम नहीं हुए। कीर्ति आजाद को सुनिए क्या कह रहे हैं अमित शाह के ऊपर, जरा वो सुनिए। और अमित शाह क्या हुआ भाई, बीजेपी के गुंडों को उल्टा करके सीधा करोगे नहीं करोगे? कमाल की है यार भाषा, क्या बोलते हो। हम तो पहले अमित शाह जी ही बोला करते थे, पार्लियामेंट में साला 2-2 बार बोल दिया। बताओ ये तो तुम्हारी जबान है, तुम के बारे में क्या कहा जाए। और बुरा मानने वाली बात नहीं है, जो आदमी तड़ी पार है वो तो तड़ी पार है। जो जिला बदर होता है, तुम तो जिला बदर नहीं, तुम तो प्रदेश बदर थे। गुजरात से ही तुमको निकाल दिया गया था। अब मेरे को बोलेगा लोग वर्ल्ड कप चैंपियन है, तो बोलेगा ही वर्ल्ड कप चैंपियन है, क्योंकि मैं वर्ल्ड कप चैंपियन हूं। भैया तुम तड़ी पार हो तो तुमको तड़ी पार तो बोलेंगे। तुम तड़ी पार की भाषा यूज करते हो, तुम्हारे तड़ी पार की मानसिकता है। ऐसी हरकतें मत करो। हार रहे हो तो अच्छे से हारो ना, क्यों बेफालतू का समय बर्बाद कर रहे हो लोगों का। कोई अच्छा थोड़ा ना लगता है। जो सीटों के ऊपर निर्णय आने हैं उनको जल्दी दिलवाओ, बात को खत्म करो। और ये हमारा 266 उत्तर वर्धमान का है, उसका सर्टिफिकेट दिलवाओ उसको भाई। उसको मारपीट करके, विधायक सिटिंग विधायक था, अभी उम्मीदवार है, उसको मारपीट कर रहे हो, अंदर पोलिंग एजेंट्स को मारपीट कर रहे हो। क्या आदमी हो यार। वक्त गुजरते और बदलते समय नहीं लगता, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए इंसान को। देश के गृह मंत्री हो या बंगाल के गृह मंत्री हो, 15 दिन से बैठे हो यहाँ पे। वहां मणिपुर में 3 साल से जल रहा है, मालूम नहीं। बाईसारन में, कश्मीर में आके आतंकवादी घूमते फिरते आते हैं, 26 लोगों को मार के चले जाते हैं। तुम्हारे घर से 6 किलोमीटर दूर लाल किले पर बम ब्लास्ट हो जाता है। ये सब तुमसे दिखता नहीं, घुसपैठिया करते हो। और मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि अगर बांग्लादेश खत्म हो जाए, घुसपैठिए खत्म हो जाए, जो है नहीं, तुम अभी तक तो एक भी दिखाया नहीं, अगर होता तो बताते जरूर। पाकिस्तान खत्म हो जाए, मुसलमान हट जाए, तो बीजेपी के पास रहेगा क्या? शिक्षा की बात तुम नहीं करते, बेरोजगारी की बात तुम नहीं करते, महंगाई की बात तुम नहीं करते। 2022 में सब गरीब के घर पर छत देनी थी, वो तुमने दिया नहीं। आमदनी किसानों की तुमने 2022 तक बढ़ानी थी, वो बढ़ाई नहीं। उल्टा जब वो लोग प्रदर्शन करने आए तो 800 लोग शहीद हो गए। कितने लोगों का खून अपने माथे पे लोगे? 2002 तो अभी तक भूला नहीं कोई। हरकतें बंद करो, इसको कम से कम सर्टिफिकेट दो और जल्दी जल्दी करवाओ, जल्दी जल्दी अपनी हार लो, बीजेपी की हार हो, खत्म हो। तो हारने के बाद राहुल गांधी तुरंत फोन करते हैं, बात करते हैं, सोनिया गांधी बात करती है और ममता भी कहती हैं कि हम इंडिया गठबंधन के साथ एकजुट हैं।
तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ममता की निगाहें जो है, ये तो है कि लड़ाई जो है, जो वोट चोरी का आरोप वो लगा रही हैं, जो 100 सीटों की बात कर रही हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी, सड़क पे जाएंगे, आंदोलन करेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन दिल्ली के तख्त को हिलाने की भी कोशिश वो करेंगी जो वो बार बार बोलती थी। एक आप आंकड़ा आपको बताते हैं कि भाजपा को जो है वो सीटें 206 207 के करीब सीटें आई, टीएमसी को 80 से 81 सीटें आई। वोट का जो अंतर रहा महज 5% वोट का अंतर रहा। तो अब सवाल उठता है कि क्योंकि बागची ने एक बयान दिया था, जस्टिस बागची ने, कि अगर अंतर जो है वो कम होगा तो हम नतीजे पे चिंता करेंगे, उस पर कुछ करेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट उन तमाम सीटों पे दोबारा चुनाव कराएगा जिसमें ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं हो पाया था? ये सवाल तो बनता है और वाजिब सा सवाल है। क्या कह रही थी एक टीएमसी को उम्मीदवार, जरा वो देखिए, ईवीएम हैक हो गया है, मुस्लिम बूथों पर टीएमसी का पीछे रहना मुमकिन नहीं है। देखिए कई घटनाक्रम इस प्रकार हुए हैं बंगाल में जो सीधा सीधा जो है शक जो है पार्टियों का जा रहा है। एक तो आप देख लीजिए हुमायूं कबीर, जिसकी वीडियो लीक हुई, जिसके ऊपर 1000 करोड़ का आरोप लगा, और मुसलमान तो कम से कम इतना था कि वो ममता बनर्जी को सत्ता में लाने के लिए जिस प्रकार से ध्रुवीकरण वहां पे हो रहा था, तो मुसलमान तो सत्ता में लाने के लिए बेचैन था ममता बनर्जी को, लेकिन मुस्लिम बूथ पे जो है वो बीजेपी जीत जा रही थी। अब सोचिए जिस हुमायूं कबीर के ऊपर जो है वो अंडे फेंके गए, जिस हुमायूं कबीर के ऊपर इतना विरोध किया गया, इतना गाली गलौज उनके ऊपर किया गया, वो दोनों सीट से जीत जाते हैं, दोनों सर्टिफिकेट उनको मिल जाता है, दोनों सीट पे विजय हासिल करते हैं और अच्छे खासे मार्जिन से 25,000 से ऊपर। तो अब सवाल तो उठता है कि जो मुसलमान जो इतना विरोध कर रहा था, हुमायूं कबीर का, आक्रोशित था, ये मुसलमानों के वोट को बेचने का काम ये कर रहा है, वो जीत जाता है। तो सवाल इस मामले में तो ईवीएम पे आते हैं कि क्या सच में ईवीएम काम सही कर रहा है? देखिए देश विदेश में आप जानते हैं ईवीएम बैन कर दिया गया, नीदरलैंड में ईवीएम बैन है, आयरलैंड में ईवीएम बैन है, इटली में ईवीएम बैन है, सबको असंवैधानिक बताया गया ईवीएम को। लेकिन हमारा चुनाव आयोग ईवीएम को जो है वो कहता है कि भारत का जो ईवीएम है वो हैक नहीं किया जा सकता। इस दौर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का दौर है, इसमें ईवीएम हैक नहीं किया जा सकता, ये कहा जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद।